Jai Sri Swaminarayan. SSGM School Cbse runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankova heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our chapter number 3 in our history subject of SST. The name of the chapter is Nationalism in India. So in our previous 7 videos, we discussed about this chapter, about the topics of this chapter, which will written over here. So in our first topic of this chapter, the name of the topic was is the First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement. So we discuss in this topic the idea of Satyagraha, the Rolect Act, and why non-cooperation movement. Okay. Then in the second topic, that is differing strands within the movement, in which we discuss about the movement in the towns, the rebellion in the countryside, and Swaraj in plantation. Okay, we discuss that there's 3 subtopic in this topic. Then in the third topic, that is towards civil disobedience movement, in which we discuss about the start of the civil disobedience movement, then one of the famous Salt March and the civil disobedience movement, then how participants engage in this movement. We also discuss about this topic and the limits of civil disobedience movement. So I hope that you all are clear to that there's 3 topic of this chapter which we discussed in our previous 7 videos. So in this video lecture, in part number 8 of this chapter, we discuss about the 4th point of this chapter, that is the sense of collective belonging. Okay, so what is collective belonging? जिसको हम कहते हैं एक सामूहिक संबंध. ओके, अपनापन जिसको कहते हैं, सेंस यानी कि भावना, ऐसी सामूहिक संबंध की भावना. ओके, तो हम इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ द 3rd चैप्टर. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70. सो let us start the reading. So nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. So जो ये nationalism की movement थी वो कब ज़्यादा जल्दी से बढ़ी, कब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, जब लोगों को ऐसा लगा कि वो ऐसा मानने लगे कि वो सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, वो एक ही नेशन से आते हैं. एंड उनको ये पता चला, उनको ये डिस्कवर हुआ कि सम यूनिटी दैट बैंड्स देम टुगेदर, एक ऐसा क्या है हमारे में एकता है जो हमें सबको एक करती है, एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा जो बाइंड यानी कि बांधती है हम सबको, ये एक यूनिटी. उनको ये सब पता चला, तब नेशनलिज्म बहुत जल्दी से स्प्रेड होने लगा लोगों के बीच. बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल. लेकिन ये जो ख्याल था यूनिटी का, जो नेशनलिज्म का ख्याल था एक नेशन का, वो लोगों के माइंड में से वास्तविकता में कब बदला. तो इसका आंसर हम खुद आगे पढ़ेंगे. हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो कैसे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप और अलग अलग जो लैंग्वेज के ग्रुप्स थे वो कैसे एक हुए और उनके अंदर कैसे ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का यानी कि ये भावना कैसे आई सामूहिक संबंध की, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. तो ये जो सामूहिक जीवन, सामूहिक संबंध, एकता की जो एक भावना थी, सेंस थी, वो कब आई, जब आंशिक रूप से, जब पार्टली यानी कि आंशिक रूप से एक्सपीरियंस थ्रू द स्ट्रगल, यानी कि जो स्ट्रगल की गई थी उनके द्वारा, यूनाइटेड स्ट्रगल यानी कि सब एकजुट हो गए, जो स्ट्रगल की थी नेशनलिज्म यानी कि ये जो कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ, ये जो स्ट्रगल की थी उसके एक्सपीरियंस में से इनको ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग
आई थी. But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. लेकिन इसके साथ बहुत ऐसी क्या थी, कल्चरल प्रोसेस यानी कि सांस्कृतिक जो प्रोसेस थी वो भी थी, जिन्होंने लोगों की जो कल्पनाएं थी, जो इमेजिनेशन था, उसको क्या किया था, कैप्चर्ड किया था ड्यूरिंग दिस नेशनलिज्म पीरियड. सो हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. तो कौन कौन सी ऐसी जो बातें, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने लोगों को कैप्चर, जो लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया था, कौन कौन सी ऐसी कल्चरल प्रोसेस थी जिन्होंने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया था, तो कौन कौन सी थी. हिस्ट्री एंड फिक्शन यानी कि हमारा इतिहास, और फिक्शन यानी कि कथाएं, जो उपन्यास थे वो. फिर फोकलोर एंड सॉन्ग्स, फोकलोर यानी कि लोक साहित्य हमारा, एंड सॉन्ग्स यानी कि जो हमारे गीत थे वो. फिर पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, तो ऐसे बहुत प्रख्यात पॉपुलर जो प्रिंट्स थी और फिर जो सिंबल्स थे वो ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि ये सारी चीजें एक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का ख्याल का डेवलप्ड करने में बहुत महत्व की भूमिका बजी थी. सो the idea of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image. तो हम सब जानते हैं उसी तरह से किसी नेशन की आइडेंटिटी का कैसे होती है, एक इमेज या फिर हम कह सकते हैं एक फिगर के साथ होती है. सो दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. तो ये हमको हेल्प करती है टू क्रिएट इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, यानी कि लोग अपने देश को आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि पहचान सके, इसके लिए ये यूज होती है, ये हमको मदद होती है. So, it was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. So, ये जो हमारे 20वीं सदी में ऐसा हुआ कि पहली बार हमारे देश के लिए हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म के विकास के साथ क्या हुआ, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड, यानी कि जो भारत की पहचान थी वो विजुअली हम देख सकते हैं उस तरह से एसोसिएट हुई, उस तरह से बनी विद द इमेज ऑफ भारत माता, यानी कि भारत माता की एक इमेज बनाई गई, उसके साथ हम हमारे देश की पहचान दे सकते थे. इसीलिए ये पहली बार कब हुआ, इन द 20th century यानी कि 20वीं शताब्दी में. In the 1870s, the image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In the 1870s, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. तो पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी, और उन्होंने 1870 में लिखा एक वंदे मातरम, जो हाइम्स यानी कि हमारे देश के लिए राष्ट्रगान कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो भजन था वो ऐसा राष्ट्रगीत लिखा जिसको किसके लिए लिखा था, टू द मदरलैंड यानी कि हमारी मातृभूमि के लिए उन्होंने लिखा था. लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ एंड वाइडली सung ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. तो फिर वो बाद में क्या हुआ, उसको उनका जो नोवेल थी एक आनंद मठ, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड किया गया और बहुत ज्यादा उसका यानी वाइडली यानी कि बहुत व्यापक, बहुत ज्यादा तरह से उसका यूज किया गया ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता. ओके, सो क्या हुआ, अब स्वदेशी मूवमेंट से क्या प्रभावित होके उसके चलते अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी एक भारत माता की क्या बनाई, एक फेमस इमेज जो बहुत ही फेमस हुई थी वो बनाई. और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन स्टैटिक फिगर. शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. यानी कि उन्होंने इस पेंटिंग में भारत माता को ऐसे पोर्ट्रेट किया, ऐसे दर्शाया था जैसे वो कोई एक देवीय फिगर हो, ठीक है, एस्केटिक यानी कि एक देव, एक हम कह सकते हैं भगवान की तरह उनको दर्शाया था. और वो कैसी थी, सी इज काम यानी कि शांत थी, फिर कंपोज्ड यानी कि शांत चित्त होना, फिर डिवाइन देवीय थी, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक थी. इन सब्सिक्वेंट years, the image of Bharat Mata
acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Okay, so इन subsequent यानी कि आगे के सालों में क्या हुआ, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि भारत माता की छवि के अलग अलग स्वरूप बनाए गए और इट इज सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स, और वो बहुत सारी पॉपुलर प्रिंट्स में घूमते रहे, एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा ये पेंट किए गए थे. So the devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. यानी कि डिवोशन यानी कि लगाव, इतना लगाव किसी इस मदर फिगर के लिए, इतना लगाव और इतनी भावना, ये एक किसी एक इंसान का नेशनलिज्म जो है उसका एविडेंस है, यानी कि उसकी राष्ट्रवाद के प्रति जो सेंस है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंग किसी देश के लिए, वो यहाँ पर हमें पता चलती है, एक एविडेंस है, उसका प्रूफ है. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर. ठीक है, अब देखिए क्या है कि आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर. भारतीय लोक साहित्य को फिर से जगा कर, रिवाइव करके, पुनरुद्धार उसका करके जो नेशनलिज्म की मूवमेंट थी उसको डेवलप्ड किया गया था, यानी कि उसकी वजह से भी नेशनलिज्म की जो मूवमेंट थी वो डेवलप्ड हुई थी. ओके, इन लेट 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured village to gather folk songs and legends. तो 19वीं सदी के अंत में, लेट यानी कि अंतराल में, जो नेशनलिस्ट थे भारत के, उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जो भी ये फोक टेल्स यानी कि जो गीत थे, लोक साहित्य के जो लोक गीत गाए जाते थे, उनको रिकॉर्डिंग किया, जो कि बार्ड्स यानी कि जो कवि थे हमारे, चारण जिसको कहते हैं, उनके द्वारा जो गाए गए थे उनको रिकॉर्डिंग किए गए, और दे टूर्ड विलेज टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड, और उन्होंने पूरे भारत में टूर किया. और क्यों, तो वहाँ के जो बार्ड्स, जो भी ऐसे सॉन्ग्स थे, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, और जो उसको गाने वाले जो लेजेंड्स, ऐसे साहित्यकार जो कवि थे, लिटरेचरिस्ट, उनको इकट्ठा करने के लिए. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो उनका ये मानना था कि ये जो सारी टेल्स, ये जो सारी कथाएं, ये जो सारे गीत थे, ओके, ये जो पूरा लिटरेचर था, वो हमें क्या देता है, एक ट्रू पिक्चर देता है किसी हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ओके, जो हमारी पारंपरिक जो संस्कृति थी उसकी हमें पहचान दिलवाता है, जो कि फिलहाल क्या हो गई है, डैमेज्ड एंड करप्टेड हो गई है बाय द आउटसाइड फोर्सेस. ओके, it was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो फोक टेल्स हैं, ओके, ये जो फोक ट्रेडिशनल यानी कि जो एक लोक साहित्य है, लोक परंपरा है, उसको बचाना, उसको उसकी रक्षा करना, जिससे वंस नेशनल आइडेंटिटी यानी कि किसी एक इंसान की जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको हम वापस ला सकें और उसे गौरव दिला सकें कि हम इस पास्ट से बिलोंग करते हैं. हमारे देश में ऐसा भव्य हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशन था. ओके, in Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival. Okay, सो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में क्या किया, खुद की तरह अपने से ही जो भी स्टार्ट किया, जो भी बैलेड्स थी उसको कलेक्ट करना. फिर क्या थी, नर्सरी राइम्स यानी कि बच्चों की जो कविताएं थी उसको, और मिथ्स यानी कि पुराण कथाएं थी, पौराणिक कथाएं जिसको हम कहते हैं, पुरानी कथाएं, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया और एक मूवमेंट चलाई अपनी तरफ से, एक रिवाइवल यानी कि पुनरुद्धार, पुनरावर्तन करना, फिर से स्टार्ट करना, रिवाइवल करना हमारी जो ट्रेडिशन थी उसको. ठीक है, सो इसके बाद क्या है, इन मद्रास नतेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. तो मद्रास में जो नतेशा शास्त्री थे उन्होंने 4 वॉल्यूम में बड़ा, एक बहुत ही बड़े 4 वॉल्यूम्स में क्या जो कलेक्शन था उनका, तमिल फोक टेल्स यानी कि तमिल लोक साहित्य का जो भी कलेक्शन था उसको पब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, यानी कि
उत्तरीय भारत के लोक साहित्य। ओके, ही बिलीव्ड, वो क्या मानते थे, दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। वो ऐसा मानते थे कि ये जो लोक साहित्य है वो राष्ट्रीय साहित्य है। क्या है? लोक साहित्य, सॉरी नेशनल लिटरेचर है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी है। ट्रस्टवर्थी यानी कि हम कह सकते हैं विश्वास पात्र है। मैनिफेस्टेशन यानी कि रूप है। ये सबसे विश्वास पात्र यानी कि ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन है ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लोगों के जो विचार थे भूतकाल में, पास्ट में, और जो उनका चारित्र था, ठीक है, विशेषताएं थी, उसका ये एक सच्चा स्वरूप है। As the national movement developed, nationalist leaders become more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. तो जैसे ही मूवमेंट डेवलप्ड होती गई, वहाँ जो लीडर थे, नेशनलिस्ट थे हमारे, वो और भी ज़्यादा अवेयर होते गए कि देखो ये जो सिंबल्स हैं और ये जो फिगर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी लिटरेचर है, वो लोगों को यूनिफाइंग करने में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हेल्पफुल है और मेन फैक्ट, एसेंशियल चीज़ है, ठीक है। इसीलिए वो इसके बारे में अवेयर होते गए और उनको पता था कि ये जो इंस्पायरिंग, ये पूरा जो लिटरेचर या फिर हम कह सकते हैं इमेज, फिगर, सिंबल्स जो भी हैं, वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग इंस्पायर करने में, यानी कि उनको ये जागृत करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। So during the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed. तो स्वदेशी चळवळ जब बंगाल में हो रही थी, तब एक 3 रंग का फ्लैग क्या किया गया, डिजाइन किया गया। तो उस 3 ट्राई कलर कौन कौन से थे, तो रेड था, फिर ग्रीन एंड येलो। ओके, सो इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसके अंदर 8 क्या थे, लोटसेस यानी कि कमल थे, ठीक है, 8 कमल के फूल थे उसके अंदर, मत भूलिएगा। एंड अ क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। और उसके अंदर क्या था, एक क्रेसेंट मून यानी कि अर्धचंद्राकार और सूर्य की भी 2 सिंबल्स थे जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बाय 1921 यानी कि 1921 में क्या हुआ, गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने स्वराज का फ्लैग डिजाइन किया। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, ये भी 3 कलर का था। कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। ओके, उसमें रेड, ग्रीन एंड येलो थे, इसमें रेड, ग्रीन एंड व्हाइट है। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। ओके, तो इसके बीच में क्या था, एक चक्र, ठीक है, चक्र था, व्हील था, पहिया, जो कि क्या रिप्रेजेंटिंग करता था, द गांधीनियन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करने का एक जो हमारा आइडिया था गांधी जी का, वो रिप्रेजेंट करता था। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। ओके, सो हाथ में, हवा में, होल्डिंग अलूफ यानी कि ऊंचे हवा में फ्लैग को पकड़े रखना, वो क्या था, एक ड्यूरिंग मार्चेस यानी कि यात्रा के दौरान ये जो प्रदर्शन करते थे उस द्वारा एक ये विरोध का एक क्या था, सिंबल था। ओके, सो अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो इतिहास था उसको फिर से पुनरोचित, पुनः अर्थघटन करना, ठीक है, फिर से उसका अर्थ निकालना, वो भी एक बहुत ही मेन फैक्टर था। यानी कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए एक अनदर क्या था, एक रास्ता था कि हिस्ट्री को वापस लाया जाए, हिस्ट्री को फिर से समझा जाए, उससे भी हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारी जो भूतकाल है, बहुत ही गौरवशाली था, बहुत ही भव्य था। इसीलिए उसकी पढ़ाई, उसको रीड करके हमारे में फिर से नेशनलिज्म की फीलिंग आ सकेगी। So, by the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. तो 19th century के एंड में ऐसा लगने लगा many Indians को कि फिर से इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड, लोगों में गौरव की भावना इंस्टिल करने पड़ेगी, लानी पड़ेगी। और जो भारतीय साहित्य है, भारतीय इतिहास है, उसको अलग तरीके से हमको उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसा उनको लगने लगा। द ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे उनको कैसा लगता था कि जो इंडियंस हैं वो क्या है, बैकवर्ड हैं, यानी कि पछात हैं बहुत, और प्रिमिटिव आदिम हैं, बहुत ही प्रिमिटिव है, पुराने जमाने के हैं, और इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, यानी कि खुद के ऊपर शासन चलाना के लिए वो कैपेबल नहीं है, ऐसा उनको लगता था। In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievement. लेकिन उसके रिस्पॉन्स में भारतीयों ने क्या स्टार्ट किया, इंडियंस ने लुकिंग इन द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। भारत की बहुत बड़ी बड़ी ऐसी अचीवमेंट्स थी, उसको डिस्कवर, उसको वापिस लोगों के सामने रखने के लिए एक मूवमेंट चलाई। सो they brought about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. तो उन्होंने लिखा, they wrote, क्या लिखा, अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट, हमारी जो बहुत ही ग्लोरियस डेवलपमेंट हुई थी एंशिएंट टाइम में, यानी कि प्राचीन काल में, उसके बारे में, जब आर्ट और आर्किटेक्चर यानी कि कला और जो स्थापत्य कला थी वो, फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और मैथमेटिक्स यानी कि गणित, फिर रिलीजियन एंड कल्चर, धर्म और जो हमारी संस्कृति थी वो, लॉ एंड फिलोसॉफी, जो कायदे थे, और जो फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान था वो क्या सब थे, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड यानी कि व्यापार, क्राफ्ट्स यानी कि शिल्प कला, ओके, वो सब क्या फ्लोरिश यानी कि बहुत ही डेवलप्ड हुए थे, जब वो बहुत अच्छी सिचुएशन में थे, बहुत डेवलप्ड हुए चुके थे, तब उन्होंने ये सब उसके बारे में लिखना फिर से स्टार्ट किया, उसका रीइंटरप्रिटेशन किया। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडियन वाज कॉलोनाइज्ड, यानी कि जब भारत के अंदर ये जब कॉलोनियलिज्म आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो ग्लोरियस टाइम था वो एक हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, यानी कि धीरे धीरे ये जो हिस्ट्री थी हमारी वो फिर से खत्म होने लगी, यानी कि डिक्लाइन, गिर रही थी, वो ऐसा मानते थे। देन क्या है, These nationalist histories urge the leader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rules. तो ये जो हमारी राष्ट्रवादी हिस्ट्रीज थी वो हमें क्या अर्ज करती हैं, हमें क्या आग्रह करती हैं कि हमारा जो ग्लोरियस टाइम था, जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी, उसको फिर से याद करें, उसके ऊपर प्राइड करें, और हमारी जो अभी कंडीशन है, जो मिजरेबल कंडीशन है, उसमें से बाहर निकलें। जो ब्रिटिश रूल्स के तहत जो हमारी मिजरेबल कंडीशन है उसके खिलाफ क्या करें, हम संघर्ष करें, उसके साथ उसके अगेंस्ट हम स्ट्रगल करें, ताकि हम इस जो मिजरेबल कंडीशन है उसमें से बाहर निकल सकें। उसके बाद क्या है, These efforts to unifying people were not without problem. तो ये जो हमारी स्ट्रगल थी कि सब लोगों को एक करना, वो इतनी आसानी से नहीं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other community felt left out. तो जब हम जब पास्ट, हमारे इतिहास की बात करते थे, क्योंकि तब जो भी इतिहास रचा गया था वो हिंदुओं के द्वारा रचा गया था, इसीलिए जब हिंदुओं की बात आती थी, जब हम किसी इमेज को क्या करते थे, सेलिब्रेट करते, यानी कि कोई उत्सव मनाते थे, तो उसमें भी जो हमारे हिंदू देवी देवताएं थे, जो आइकोनोग्राफी थी, उसका यूज करते थे। इसीलिए उससे क्या हुआ कि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे उनको ये क्या लगा कि ये हमारे नहीं है, ये हमारे से अलग हैं, इसलिए वो वहाँ से दूर जाने लगे उस कम्युनिटी से, यानी कि जो यूनिफाइंग करने का एक प्रोसेस था उसमें से अलग होने लगे, उसमें वो यूनाइटेड नहीं हुए थे। अब कंक्लूजन देखते हैं, ये था हमारा टॉपिक नंबर 4, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओके, अब हम देखते हैं कंक्लूजन इस चैप्टर का। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. तो ये हमारा जो बढ़ता हुआ गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसने क्या किया, सभी जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जो भी ग्रुप्स थे उन सब लोगों को एक किया। क्यों? क्योंकि फ्रीडम दिलवानी थी ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उससे। कब ये सब हुआ? इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी।
The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievance into an organized movement for independence. तो जो गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी उस दौरान क्या हुआ कि सभी लोग जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग उन सब की जो ग्रेवियंस यानी कि जो शिकायतें थी जो प्रॉब्लम्स थे उसको सब संगठित करके एक करके सबको एक ही मूवमेंट के अंदर लाने की कोशिश की गई थी इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. तो ये जो मूवमेंट थी सारी उससे क्या करना चाहते थे नेशनलिस्ट? टू फॉर्ज अ नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रवादी एकता लाने के लिए राष्ट्रीय एकता लाने के लिए वो क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे. But as we have seen, diverse group and classes participate in this movement with varied aspiration and expectation. लेकिन हम देखे हैं, हमने सब देखा कि अलग अलग तरह के जो अलग अलग कम्युनिटी के ग्रुप थे वो सब इस मूवमेंट में क्यों जुड़े? क्योंकि उनके अलग अलग अपने एक्सपेक्टेशन थे, उनके अलग अलग क्या थी? सबकी एस्पायरेशन थी, उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो आशाएं थी वो सब क्या थी? अलग अलग थी. इसीलिए वो इस मूवमेंट में जुड़े थे. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. तो जैसे ये जो शिकायतें सब अलग अलग वाइड व्यापक होती गई, हर किसी इंसान की जो फ्रीडम लेने की और जो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम पाने की जो तमन्ना थी, समझ लीजिए कि जो उनकी इच्छाएं थी वो हर अलग अलग थी. इसीलिए वो सब इस मूवमेंट में जुड़े थे. लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन थी वो सभी की अलग अलग थी. हर एक इंसान की जो भी डिजायर था वो सब अलग अलग था फ्रीडम के लिए. द कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिसॉल्व डिफरेंसेस एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर. तो कांग्रेस लगातार ऐसा ट्राई कर रही थी कि सबकी जो भी ये डिफरेंसेस हैं ये सबको सॉल्व किया जाए और इंश्योर किया जाए कि किसी एक की डिमांड पूरी करते समय किसी दूसरे को तो गलत नहीं लग रहा, किसी दूसरे की तो कोई हक है वो नहीं छीना जा रहा. दिस इज प्रीसियसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ्टन ब्रोक डाउन. तो यही कारण है कि हर बार क्या होता था कि जो यूनिटी हम बांधना चाहते थे वो हर बार क्या हो जाती थी? ब्रोक डाउन हो जाती थी. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phase of disunity and inner conflict between groups. तो जो उन्होंने हाई पॉइंट्स रखे थे कांग्रेस ने जो अपनी एक्टिविटी और नेशनलिस्ट यूनिटी के वो क्या हो जाते थे? हर बार डिसयूनिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट आंतरिक जो विवाद होते थे वो उसका बार बार ऐसा हमको देखने को मिला था इन द ग्रोथ इन द periods of nationalism, in the periods of independent freedom movement. Okay, in other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. तो हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो आगे बढ़ रहा था, ठीक है, जो इमर्ज हो रहा था वो एक ऐसा नेशन था जिसके अंदर बहुत प्रकार की वॉइसेस थी, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग थे जो सब उनकी वांट थी वो भी अलग अलग थी, लेकिन वो सब ब्रिटिश रूल से फ्रीडम चाहते थे. सो दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर टू दिस टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो वी विल डिस्कस अबाउट मोर इफ यू हैव एनी इश्यूज देन इन अवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग. सो स्टिल दैट, थैंक यू सो मच. जय श्री स्वामीनारायण.